हेलो डियर्स। आज हम रीट एग्ज़ाम 2022 के फर्स्ट लेवल की जो लैंग्वेज पोर्शन है, जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, जिन जिन विद्यार्थियों की या फिर जिन जिन कैंडिडेट्स की रीट फर्स्ट लेवल में जो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, इनमें इंग्लिश जिनकी सेकंड लैंग्वेज थी, उसके जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ और शुरू करते हैं इंग्लिश के यानी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन जो 61 से प्रारंभ होता है। इन द लाइन्स गिवन बिलो द रिलेटेड डिवाइस मेटाफर इज यूज्ड इन, यानी जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें रूपक, जिसे हिंदी में रूपक कहते हैं, जो अलंकार आया हुआ है। तो हम जो चार ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। पहला देखिए, बेटी वाटर बॉट सम बटर, यानी बी, ये एलिट्रेशन है। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन, इसका मतलब मेटाफर नहीं है। एज कोल्ड एज आइस, ये सिमिली है, जहाँ जहाँ एज और लाइक का यूज होता है। और तीसरा, अ हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ये एक डैफोडिल्स पोइम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और इसमें जो अ हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया, मानवीकरण किया गया, मतलब मेटाफर नहीं है। तो अब चौथा ऑप्शन ही बाकी रहा है, इट इज द ईस्ट एंड जूलियट द सन। यहाँ पर शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट एक नॉवल है और उसमें जूलियट को द सन माना है, यानी द सन से कंपेयर किया है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट, अ जेनरी ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड मैनली द टेरिबल और सोरोफुल इवेंट दैट बिफॉल मैन कैरेक्टर इज नाउन एज, मतलब ड्रामा का एक ऐसा प्रकार जिसमें मुख्य रूप से भयंकर रूप से दुख, पीड़ा और जो मैन कैरेक्टर हो उसकी वेदना या वो पीड़ित हो। ये किस ड्रामा का कौन सा फॉर्म है? तो बस सीधी सी बात है, कॉमेडी में हंसी मजाक होती है, आयरनी में व्यंग्यात्मक टिप्पणी होती है, ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा होती है, और रही ट्रेजेडी तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, अ फेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी फेबल किसका एग्जाम्पल है? फेबल आपने जैसे छोटे छोटे एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई की क्लास में देखा होगा। फेबल बहुत खूब सारी फेबल्स है, यानी आ फेबल्स अ शॉर्ट स्टोरी विच बेस्ड ऑन बर्ड्स और एनिमल्स आर यूज्ड एज ए कैरेक्टर्स, मतलब ऐसी छोटी कहानी जिसमें पशु पक्षियों को पात्र माना गया है। बस इसका मतलब आप शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन, माय फादर खाली जगह स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग, बिल्कुल सीधा सा सवाल मॉडल से लेकर है। और यानी अगर पास्ट की आपकी कैपेबिलिटी या फिर पावर को शो करता है तो वहां पर हम कोड का यूज करेंगे, तो इसका कोड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज गिवन बिलो, मतलब नो पेन नो गेन, अगर कोई पीड़ा नहीं होगी तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात है, यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी होगी, कार्य करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। और अगर बाकी के आप देखना चाहें तो बिल्कुल कोई इससे कंपेयर नहीं, कोई तुलना नहीं हो रही है इससे, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट द इडियम फ्रेज विच बेस्ट एक्सप्रेस द अबो मीनिंग, बिल्कुल ये भी मतलब सही तथ्य या जो इंपॉर्टेंट बात को टालने के लिए घुमा फिरा कर बातें करना जो अनइम्पोर्टेंट हो, तो ये बीट अराउंड द बुश, ये सी ऑप्शन सही होगा आपका। और जैसे तीन और है, इनका आप देखना चाहे तो हिट द सैक टू गो टू बेड, यानी अगर सोने के लिए जाना हो तो इडियम हम यूज करेंगे हिट द सैक। और नेक्स्ट है अप इन आर्म्स, मतलब यहाँ पर अगर कोई प्रोग्रेस करनी हो। और सेल लाइक हॉट केक्स, ये भी कॉमर्शियल रूप से सक्षम। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द गिवन वर्ड थिन, मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थ के लिए जो फोनेटिक सिंबल होगा
ये जो थीटा जैसा दिख रहा है यही होगा, बस बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस द सेम वॉवल साउंड। अब ये तीन तीन शब्दों का जोड़ा दे रखा है, यानी तीन ऐसे कौन से सिमिलर वर्ड है जिसमें वॉवल साउंड सेम है, तो बस सीधा ही होगा टेल, बेल और सेल, क्योंकि ये तीनों में ई की ध्वनि आ रही है। और बी में आप अगर देखोगे तो नाव, नाव, और ये है नाव, औ, नाव, और ये सेकंड है नाऊ, आऊ, और बाऊ, मतलब तीनों साउंड अलग है। और सी में भी अलग है, पुट, कट और क्यूट, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिंस विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड्स। ये तो बिल्कुल सरल है, तीनों ही एच से प्रारंभ हो रहे हैं और बीट एक ऐसा साउंड है जो डिफरेंट है, मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा। सो द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड कॉल। अब पढ़ते हैं आपको कॉल, इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहले में ए में कम, सी में कैल और डी में कैमल, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच। यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है? कम्युनिकेटिव अप्रोच, पहली बात कम्युनिकेटिव अप्रोच की यही होती है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स और साइल बेस्ड, मतलब ये जो लर्नर होता है उस पर आधारित या फिर लर्नर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, इट इज़ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल जरूर है, सिचुएशनल है, मीनिंगफुल है और सेल्फ रिवार्डिंग है, बिल्कुल अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर आप कम्युनिकेट सही कर पाएंगे। ये डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी, बिल्कुल आप अगर किसी से बात करते हो तो आपकी स्पीच एबिलिटी भी बदलेगी या फिर बेहतर होगी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच द वर्ड स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर वेयर एज अप्रोच स्टैंड्स फॉर। मतलब स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होता है इसमें जो स्ट्रक्चर वर्ड होता है वो तो स्ट्रक्चर के लिए आता है, तो अप्रोच का क्या मतलब है? अप्रोच का मतलब यहाँ आप चार ऑप्शन को पढ़ लीजिए, गोइंग अवे यानी दूर जाना, यानी उस स्टडी मटेरियल से दूर हो जाना, सिंसियर और इंटेलिजेंट दोनों एक ही है, तो मतलब कमिंग नियर, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कमिंग नियर। और थर्ड, सॉरी, नेक्स्ट, द टीचिंग विच इज नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन जनरल बैकवर्ड इन स्टडीज एंड फेल इन वन सब्जेक्ट। ये बिल्कुल हमेशा विद्यालय में चलता है, अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर रह जाता है, बैकवर्ड रह जाता है, तो उनके लिए क्या किया जाता है? बिल्कुल रेमेडियल टीचिंग की जाती है, उपचारात्मक शिक्षण की जाती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द पपिल्स। अगर जो बच्चे होते हैं उनमें इच्छित परिवर्तन लाने के लिए हम बार बार किस प्रोसेस को अपनाते हैं, तो वो होती है एवेल्यूशन, मतलब मूल्यांकन। नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एवेल्यूशन इन विच द टीचर शुड प्रिपेयर ए रिकॉर्ड शीट फॉर ईच स्टूडेंट इंडिकेटिंग द डिफरेंट स्किल्स टू बी टेस्टेड। तो बिल्कुल अगर बच्चों के लिए टीचर कोई एक एवेल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट को प्रिपेयर करता है तो ये रिकॉर्ड कीपिंग होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल नज़दीकी नहीं है। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ डिजिटल पोर्टफोलियो, यानी इनमें से कौन एक डिजिटल पोर्टफोलियो का लक्षण या फिर डिजिटल पोर्टफोलियो का टाइप नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर डेवलपमेंटल जो डिजिटल पोर्टफोलियो होता है रिफ्लेक्टिव भी होता है और रिप्रेजेंटेशनल भी होता है और ऑक्यूपेशनल नहीं होता, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन आपके इस एग्जाम में या फिर इस पेपर में आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, पैसेज बेस्ट वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, खाली जगह नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो इसमें आप इज का यूज करेंगे, वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इज
नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। नेक्स्ट, वी शुड कैरी क्लॉथ बैग, खाली जगह प्लास्टिक बैग। तो इसमें आप यही कहोगे कि हमें प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े के बैग को प्रयोग में लाना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ, सी इसका ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट, कॉमन मैन मीडिया कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर अपन यही कहते हैं कि भाई सामान्य व्यक्ति और साथ मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो एज वेल एज, कॉमन मैन एज वेल एज मीडिया कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रेस्पेक्ट। तो सी ऑप्शन सही होगा। 80 क्वेश्चन नंबर, वेजिटेबल्स वेस्ट एंड टी लीव्स, खाली जगह रिसाइकल्ड इनटू मैन्योर। तो ये पर जो सब्जियां जो वेस्ट होती है वो और टी लीव्स होती है, उनको हम किस में बदल सकते हैं? रिसाइकल इनटू मैन्योर। जो खनिज होते हैं या फिर जो पोषक तत्व होते हैं उनमें बदल सकते हैं। तो कैन बी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 81, स्मॉल एफर्ट्स कैन, खाली जगह अ बिग डिफरेंस इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। बिल्कुल, स्मॉल एफर्ट्स कैन मेक। अब मेड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेड तो जो मैक की फॉर्म है, तो मैक की फर्स्ट या फिर रूट वर्ड क्या है? मैक ही है। तो यहाँ पर स्मॉल एफर्ट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज। अब पैसेज आपने पढ़ा होगा, तो इसमें ना तो कोई अर्बन लाइफ का जिक्र है और वेस्ट और मीडिया दोनों का कोई ज़्यादा, मीडिया तो एक बार ही वर्ड आया है, और पॉल्यूटेंट्स ये भी नहीं। तो वेस्ट मैनेजमेंट ये सबसे बेहतर टाइटल रहेगा, सी ऑप्शन वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक पाउचेज कैन बी, खाली जगह ग्लास मिल्क बोटल्स। तो यहाँ पर रिप्लेस्ड, ये इस पैसेज में भी आया हुआ है, तो इस खाली जगह में रिप्लेस्ड आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, और नेक्स्ट, स्लिडरी स्केल ओल्ड स्नैक, द लिटरी डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन इज। बिल्कुल सीधा सा सवाल। अगर एस पहले भी एक आया है एलिट्रेशन, मतलब आया क्या, एक जो बी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था, तो इसमें आएगा एलिट्रेशन, सी ऑप्शन सही होगा, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। द लिटरी डिवाइस प्रेजेंट इन द लाइन आई एम एज क्विक एज सीता। तो इसमें सिमिली है, एज और लाइक का यूज हो, बिल्कुल सिमिली। नेक्स्ट, अपॉन ए नाइस मिड स्प्रिंग डे लेट्स टेक ए लुक एट नेचर्स वी, breathe the scent of nice fresh air, feel the breeze within your hair। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में जो द राइम स्कीम ऑफ द अबो लाइन इज, यानी ऊपर जो पोएट्री की लाइन दे रखी है उसमें राइम स्कीम क्या है। तो इसमें राइम स्कीम आप देखिए, राइम स्कीम को अगर हम सही तरीके से पहचान करनी हो तो उस लाइन के लास्ट वर्ड को देखिए, डेई वेई, दोनों की एक ही है। तो इसको आप इमेजिन कीजिए और एक कोई भी काल्पनिक ए बी सी कुछ भी मान लीजिए हम ए मान लेते हैं। अगर डे को ए मानते हैं तो वे को भी ए मानना पड़ेगा, तो ए। तीसरी और चौथी लाइन हेयर एयर हेयर दोनों ही सेम है, तो इसको बी मान लीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए और बी। नेक्स्ट, और 87, ऑल द लिटिल कॉर्नफ्लेक्स वर सो एक्साइटेड they were getting to come out and play, what is personified in the above lines। यानी इन ऊपर वाली लाइन में कौन से ऐसे इनएनिमेट थिंग को पर्सनिफाइड किया गया, मानवीकरण किया गया है। तो सीधी सी बात है, कॉर्नफ्लेक्स को, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अ मॉर्नफुल पोइम टाइपिकली अ लेमेंट फॉर द डेड इज कॉल्ड। लेमेंट मतलब विलाप करना, मॉर्नफुल पोइम मतलब जिसमें राग जो विलाप हो, जिसमें दुख के भाव प्रकट हो, तो ये एलेजी होती है जो एक डेड पर्सन की ऊपर लिखी जाती है विलाप स्वरूप। तो इसमें
डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89, द लिटरेरी टर्म यूज्ड फॉर ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजिंग एनी ऑफ ए नंबर ऑफ फॉर्मल राइम स्कीम इज। अगर आप लिटरेरी टर्म्स या फिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अगर 14 लाइन की कोई लाइन पोइम हो तो उसे सोनेट कहते हैं, और शेक्सपियर को द फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है। मतलब बहुत सारे सोनेट लिखे थे, 154 के करीब, 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, और इसका लास्ट क्वेश्चन, हु नोज व्हाई द कोल्ड विंड ब्लोज, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द अबो लाइन इज। अब मुझे बताइए, इसमें वोवल साउंड रिपीट हो रही है, बार बार देखिए, नाउ, कोल्ड, ब्लो, मतलब इसमें ओ की साउंड जो बार बार आ रही है, इसका मतलब ये एसोसेंस है। अगर कोई वोवल साउंड रिपीट हो तो वहाँ पर लिटरेरी टर्म्स एसोसेंस होती है। बस मेरे हिसाब से ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किए गए हैं, और आपने भी अपने मार्क्स को डिफाइन कर लिया होगा, जोड़ लिया होगा कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। बस उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बड़े बेहतर ढंग से किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स।